हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारा चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। देखिए, जिसमें आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि बीमारी या रोग क्या होती है, साथ ही साथ रोग या बीमारियों के कारण क्या क्या हो सकते हैं, और इसके अलावा आज ही की वीडियो में हम देखेंगे कि रोगजनक या पैथोजेंस यानी कि रोगाणु क्या होते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बीमारी या रोग की, इसकी यदि आप डेफिनेशन आपसे यदि कोई पूछे तो बताएंगे कैसे। देखिए, बीमारी या रोग की यदि हम बात करते हैं तो यह एक ऐसी कंडीशन है या एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर जीव की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी कि उसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों रूप से यदि वो क्या हो जाए, विकृत हो जाए यानी कि अनियमित हो जाए। तो कोई भी जीव यदि संरचनात्मक रूप से मतलब उसकी शारीरिक संरचनाओं में यदि भिन्नता आ जाए, या आप कह सकते हैं कि उनके कार्यों में क्या हो जाए, अनियमित रूप से कार्य करने लगे, शरीर के कुछ अंग ही अनियमित रूप से यदि कार्य करने लगे, तो भी उसे हम क्या कहेंगे, बीमारी ही कहेंगे। या कि शरीर की कोई संरचना में ही क्या हो जाए, विकृति हो जाए, जिस कारण से भी क्या उत्पन्न होगा, रोग उत्पन्न होगा। यही तो है रोग या बीमारी। तो देखिए, बीमारी या रोग एक ऐसी दशा या कंडीशन है जिसमें कोई भी जीव संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से विकृति या कि अनियमित हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति यदि संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल रूप से यदि कोई भी व्यक्ति विकृत या अनियमित हो जाता है, यह दशा क्या कहलाती है, रोग या बीमारी कहलाती है। चलिए, रोग या बीमारियों के कारण देखिए, क्योंकि कोई ना कोई यदि बीमारी है तो उसका कोई ना कोई कारण तो होता होगा, क्योंकि बिना किसी कारण के तो बीमारी होगी नहीं, अर्थात हर एक बीमारी का कोई ना कोई कारण है। तो कई सारे ऐसे कारण हैं जिनके माध्यम से कई सारी बीमारियां होती है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए, जैविक कारक या रोगाणु। रोगाणु के माध्यम से यानी कि जैविक कारकों के माध्यम से किस प्रकार से, यानी जो बायोलॉजिकल एजेंट हैं, ये किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं रोग उत्पन्न करने में। तो जैविक कारक या रोगाणु की यदि हम बात करते हैं यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और तब ये कई रोगों को पैदा करते हैं, और इन्हीं रोगों को पैदा करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। तथा संक्रामक रोगाणुओं या हम ये कह सकते हैं तथा रोगाणुओं का हमारे शरीर में प्रवेश करना क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है, यानी ट्रांसमिशन कहलाता है। तो देखिए, संक्रमण की यदि बात करते हैं तो संक्रमण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवेश करना, यानी आप ये कह सकते हो कि रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश करना क्या है, संक्रमण कहलाता है। लेकिन रोगाणु या रोगजनक क्या है, तो कोई भी जैविक कारक है, मतलब प्रकृति में पाए जाने वाले कोई भी ऐसे अवांछनीय कारक जो कि शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हों, उनके प्रवेश करने से ही शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और यही रोग उत्पन्न करने वाले जो जीव होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। और रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश करना ही क्या कहलाता है, संक्रमण कहलाता है, क्योंकि संक्रमण के कारण ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोगाणु फैलेंगे। तो यह पहला कारक है। रोग या बीमारियों के फैलने का पहला कारण क्या है, जैविक कारक यानी कि रोगाणु। तो रोगाणु या जैविक कारकों के माध्यम से बीमारी जो है उत्पन्न होती है। देखिए, दूसरा कारण क्या है बीमारी का, रासायनिक कारण। कुछ जो है यहां पे केमिकल एजेंट भी होते हैं, केमिकल एजेंट के माध्यम से भी कई सारी बीमारियां पैदा लेती है या कई सारी बीमारियां जो है जन्म लेती है। देखिए, रासायनिक कारक की यदि हम बात करते हैं तो कुछ रासायनिक पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर में कई प्रकार से बीमारियां या रोग उत्पन्न करते हैं। इन रासायनिक पदार्थों में से वो आपके शरीर के अंदर के उपस्थित केमिकल्स भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, यदि यूरिक अम्ल की बात करते हैं, यूरिक अम्ल बेसिकली जो कि पक्षियों में बनता है, जो कि पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो ये यूरिक अम्ल जो है ये भी शरीर में कई प्रकार से रोग उत्पन्न करता है। सपोज करिए, मानव में यदि बात करेंगे आप, तो यूरिया, मानव जो है यूरिया उत्सर्जित करता है। अब यदि यूरिया ही आपके बॉडी में यदि ज्यादा समय तक रह जाएगी तो कई सारे रोगों को उत्पन्न करती है। तो यूरिया भी क्या, एक तरह से केमिकल तो है। यूरिया का फार्मूला आप जानते ही होंगे, NH2CONH2 होता है। तो यूरिया में आपने क्या देखा कि चूंकि यूरिया में भी अमोनिया की मात्रा होती है, यूरिया में जो गंध होती है वो किसकी होती है, अमोनिया की होती है। तो आपने यहां पे क्या देखा कि चाहे वो यूरिक अम्ल हो, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो यूरिया हो, जो भी केमिकल्स आपके बॉडी के अंदर हैं, ये केमिकल्स भी कई सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं। इन केमिकल में यदि किसी कारण बस भी अनियमितपन आ जाता है, यानी कि कुछ भी विकृति हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में ये रासायनिक फैक्टर जो है ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं।
तो चाहे वो यूरिक एसिड हो, चाहे यूरिया हो, चाहे वो अमोनिया हो, कोई भी यदि केमिकल एजेंट है वो शरीर में कई सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं। और यूरिया का हमने तो आपको एग्जांपल भी दिया कि यूरिया की, जैसे हमने आपको पहले बताया कि जैसे मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है, मूत्र में जैसे जो यूरिया, अब देखिए यूरिया को यदि आप ज्यादा समय तक रोकेंगे तो क्या होगा, नसों में सूजन पड़ जाता है और कई सारी बीमारियां भी जन्म ले लेती है। तो इस प्रकार से रासायनिक कारकों के कारण भी बीमारियां जो है उत्पन्न होती है। तीसरा कारण क्या है, देखिए भौतिक कारक। भौतिक कारक यानी कि फिजिकल एजेंट। देखिए भौतिक कारक की यदि हम बात करते हैं, भौतिक कारकों के अंतर्गत कई सारी चीजें हो सकती है, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आर्द्रता हो गई, और इसके साथ साथ जो विकिरण होते हैं, इसके अलावा विद्युत हो गया, जैसे ध्वनि भी हो गई, इसके अलावा साउंड और नमी आदि कारक ऐसे होते हैं कि यदि इनका अनियमित प्रभाव पड़ जाता है तो उससे भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप ध्वनि ही देख लीजिए, ज्यादा तीव्र ध्वनि में आदमी यदि कोई भी आवाज सुनता है तो लगातार सुनने से क्या होगा, श्रवण शक्ति कमजोर होने लगती है, साथ ही साथ और कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा विकिरणों का भी यदि ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बॉडी में, सपोज करिए जैसे हमारे वायुमंडल की समताप मंडल में कौन सी परत होती है, ओजोन परत। अब सूर्य से जो भी अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणें पृथ्वी पर आती है, उनको वहां पे वो जो CFC जो आप यहां पे देखे होंगे कि जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत क्या कर देती है, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक या घातक किरणों को रोक देती है, जिस कारण से वो परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं आ पाती हैं। अदरवाइज यदि वो परावैंगनिक किरणें काम ना करे, तो परावैंगनिक किरणें यदि वहां पे ना रुके ओजोन परत के द्वारा, तो वो परावैंगनिक किरणें डायरेक्ट हमारे बॉडी में आएगी और त्वचा में आकर के घाव उत्पन्न करेगी और कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो भौतिक कारक भी ऐसे होते हैं कि यदि इनमें अनियमितपन आ जाता है, यदि भौतिक कारक शरीर में किसी तरह से उपस्थित हो जाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में यदि किसी भी तरह से पहुंच जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं। कई सारे फिजिकल एजेंट दिए गए हैं जो कि क्या कर सकते हैं, रोग यानी कि बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो 3 कारक आपने यहां पे देखा। एक कारक क्या है, जैविक कारक, दूसरा है रासायनिक कारक, और तीसरा कारक क्या है, भौतिक कारक। देखिए इसके बाद अगला यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक की यदि हम बात करते हैं तो कुछ बीमारियां यांत्रिक कारणों से होती है। यांत्रिक कारण का मतलब है जैसे मान लीजिए बॉडी में कहीं भी चोट लग गई, अब उस चोट लगने के कारण घाव बन जाता है। अब घाव बन गया, या कि आदमी कहीं पर गिर भी गया, गिरने के बाद या कि आदमी कहीं पर दुर्घटना हो गई, तो इनके माध्यम से कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे सपोज करिए कहीं पे आदमी दुर्घटना स्थल पे गिर भी गया, तो वहां पे खरोच वगैरह आ जाती है। उस खरोच वगैरह में भी कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब उस खरोच में यदि मान लीजिए कोई भी ऐसे कीड़े आकर के बैठते हैं जो कि तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं, तो इस प्रकार से यांत्रिक कारकों के द्वारा भी बीमारियां उत्पन्न होती है। अगला नंबर है कि पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण। तो देखिए रोगों के उत्पन्न होने का एक कारण यह भी है कि पौष्टिक तत्वों की कमी। शरीर को यदि आवश्यक मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से भी रोग या बीमारियां पैदा हो जाती है। देखिए जब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, वसा हो गई, इसके अलावा जो भी खनिज हो गए, मिनरल्स हो गए इत्यादि की कमी यदि हो जाती है, तब भी कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि प्रोटीन की कमी यदि हो जाए तो इससे क्या होगा, क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, मुरम्मस रोग हो जाता है। तो कुल मिलाकर के पोषक तत्वों की यदि कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो इनके द्वारा भी बीमारियां पैदा होती है। तो कई सारे बीमारियां जो है पौष्टिक तत्व या पौष्टिक भोजन न मिलने के कारण भी होती है। तो ये अगला रीजन था। इसके बाद देखिए एक आखिरी रीजन क्या है कि पदार्थों की अधिकता। अब सपोज करिए बॉडी के अंदर जो हमारे पदार्थ रिलीज हो रहे हैं, उनकी यदि अधिकता हो जाए, तब पर भी रोग उत्पन्न हो सकता है, तब पर भी बीमारियां जन्म ले सकती है। तो पदार्थों की यदि अधिकता हो जाती है तो क्या होगा, देखिए जब भी हमारे शरीर में कुछ तत्वों या पदार्थों की अधिकता हो जाती है, तब भी कई सारी बीमारियां जो है पैदा हो जाती है। जैसे सपोज करिए कि हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, और हार्मोन्स तथा इसके अलावा जो भी पोषक पदार्थ हैं, जैसे कि हमने इसको पोषक पदार्थों का हमने इसके पहले वाले में भी बता दिया है। तो हार्मोन्स या कि पोषक पदार्थों की ही यदि अधिकता हो जाती है, आपने पोषक पदार्थों की कमी देखी थी कि पोषक पदार्थों की यदि कमी हो जाए तो रोग होता है, लेकिन यदि ज्यादा मात्रा में पोषक पदार्थों की अधिकता भी हो जाती है तब भी रोग उत्पन्न होता है। और यदि शरीरों में हार्मोन्सों का संतुलन बिगड़ जाता है तब पर भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पे रोगों या बीमारियों के फैलने के कई सारे रीजन या कई सारे लक्षण हैं। बीमारियां का ऐसा कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं होता, कई सारे रीजन होते हैं, कई सारे कारणों से बीमारियां जो है
उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रोगजनक यानी कि रोगाणु क्या होते हैं, यानी कि पैथोजेंस क्या होते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी रोगजनक या पैथोजेंस की, तो इसमें एक चीज हमको ध्यान में रखना होता है। देखिए, रोगजनक या पैथोजेंस की यदि हम बात करते हैं यानी कि रोगाणुओं की, इसके पहले भी आपने रोगाणुओं का जिक्र किया है कि कोई भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव यदि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये रोग उत्पन्न करते हैं, यही तो है कहलाते हैं रोगाणु या कि रोगजनक। अब देखिए, यदि हम रोगजनक या रोगाणुओं की बात करते हैं, देखिए रोग पैदा करने वाले कोई भी कारक क्या कहलाते हैं, रोगाणु कहलाते हैं, यानी कि पैथोजन कहलाते हैं। और इनका सबसे पहले आविष्कार जो है रॉबर्ट कोच ने किया था 1876 में। 1876 में सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने बताया कि रोगजनक यानी कि रोगाणु जो होते हैं क्या होते हैं, इनके बारे में एक सिद्धांत दिया। तो कोई भी रोग पैदा करने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं को हम रोगाणु यानी कि रोगजनक कहते हैं। अब देखिए, इसके प्रयोग के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो रॉबर्ट कोच थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ऐसी भेड़ को लिया जो कि विष ज्वर यानी कि एंथ्रेक्स रोग का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि यह बहुत ही प्रचलित रोग है किसमें, किसी भी एनिमल्स में, और स्पेशली जो गाय बैल होते हैं इनमें। तो गायों में जैसे एंथ्रेक्स रोग हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि एक एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित किसको लिया, भेड़ को लिया। तो इन्होंने विष ज्वर, जिसको कि एंथ्रेक्स रोग कहते हैं, तो विष ज्वर या एंथ्रेक्स से ग्रसित या विष ज्वर या एंथ्रेक्स से मृत भेड़ के रुधिर में इन्होंने क्या किया, परीक्षण किया। तो एक ऐसी भेड़ थी जो कि मृत अवस्था में थी, उसमें इन्होंने क्या देखा कि विष ज्वर या एंथ्रेक्स रोग से एक मृत जो भेड़ हो गई थी, उसके रुधिर का जब इन्होंने परीक्षण किया तो उसमें से उन्होंने क्या देखा कि एक जीवाणु निकला जो कि जिसका नाम क्या था, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु प्राप्त हुआ, इस जीवाणु को उन्होंने संवर्धन माध्यम में बढ़ाने के बाद जब किसी दूसरे भेड़ पर प्रवेश कराया, तो देखिए एक ऐसी भेड़ के अंदर से इन्होंने क्या किया, ब्लड निकाला। इन्होंने क्या किया कि एक ऐसी भेड़ थी जो कि मृत हो गई थी यानी कि खत्म हो गई थी। अब जो भेड़ जो है मृत अवस्था में थी, उसके अंदर वो भेड़ जो है किसके द्वारा मरी हुई थी, वो भेड़ जो है तो किसी भी एंथ्रेक्स रोग से के द्वारा जो है मृत हुई थी। तो एंथ्रेक्स रोग के द्वारा जो ग्रसित भेड़ खत्म हो गई थी, उसका रुधिर इन्होंने निकाला और उसका इन्होंने विश्लेषण किया, तो उसमें बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु प्राप्त हुआ। और इस बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को उन्होंने एक दूसरी भेड़ पर अप्लाई किया, यानी उस दूसरी भेड़ पर इन्होंने क्या किया कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जो जीवाणु था इसको प्रवेश करा दिया। तो जब इन्होंने बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को दूसरी भेड़ के ऊपर प्रवेश कराया, तो वह भेड़ भी क्या हो गई, एंथ्रेक्स रोग यानी कि विष ज्वर से खत्म हो गई। और इस तकनीक के द्वारा उन्होंने इस जीवाणु को किसी दूसरे स्तनधारी में भी प्रवेश कराया, तो वो भी एंथ्रेक्स से पीड़ित हो गए। तो मतलब यहां पे क्या था कि इन्होंने एक विष ज्वर या एंथ्रेक्स रोग से पीड़ित एक भेड़ जो कि खत्म हो गई थी, उस पर इन्होंने क्या किया, परीक्षण किया। उसके अंदर से उन्होंने क्या निकाला, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को प्राप्त किया। और उस बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को उन्होंने किसी दूसरे भेड़ के ऊपर, भेड़ के अंदर प्रवेश कराया, जिसके कारण वो दूसरी भेड़ जो थी वो भी मृत हो गई। और फिर इसके बाद इन्होंने यह प्रक्रिया स्तनधारियों के ऊपर भी अप्लाई किया, तो जो स्तनधारी के ऊपर अप्लाई किए वो भी क्या हो गए, रोग से प्रताड़ित हो गए। और इस अध्ययन के आधार पर ही उन्होंने एक मत व्यक्त किया जिसे हम कोच मत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम कोच मत कहते हैं, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने किया था, उनके नाम के अनुसार ही यहां पे इनका कोच मत बन गया। तो इसमें इन्होंने, आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने क्या किया कि कोई भी, हमने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी भेड़ थी, उसके अंदर से इन्होंने ब्लड निकाला और ब्लड में कौन सा जीवाणु को प्राप्त किया, एंथ्रेक्स यानी कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु को प्राप्त किया। और उसी जीवाणु का अप्लाई उन्होंने दूसरे भेड़ पर भी किया, तो दूसरी भेड़ भी खत्म हो गई। स्तनधारियों के ऊपर अप्लाई किया तो वो भी एंथ्रेक्स रोग से पीड़ित हो गए। तो इस कारण से उन्होंने इस अध्ययन के आधार पर एक मत व्यक्त किया जिसे हम कोच मत कहते हैं। अब इसके अनुसार रॉबर्ट कोच ने क्या मत यानी कि क्या निष्कर्ष निकाला वो आपको बताते हैं। तो देखिए, रॉबर्ट कोच ने अपने इस प्रयोग के द्वारा क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु दिए। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि रोग ग्रसित जंतु के शरीर में रोगाणु उपस्थित होते हैं। मतलब यदि कोई भी जंतु है, यानी कि कोई भी जीव यदि खत्म हुआ है या किसी भी प्रकार से कोई भी जीव के अंदर कोई भी यदि
बीमारी है तो उसके अंदर कोई ना कोई रोगाणु जो है अवश्य होता है। अब वो रोगाणु चाहे किसी भी माध्यम में उपस्थित हो, वो रोगाणु चाहे प्रोटोजोआ हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो सकता है, पर कहीं ना कहीं रोगजनक या रोगाणु होगा। उन्होंने अपने इस निष्कर्ष से क्या निकाला कि रोग ग्रसित यदि कोई जंतु है तो उसके शरीर में कोई ना कोई रोगाणु जो है अवश्य उपस्थित होगा और उसी रोगाणु के द्वारा ही वो जंतु जो है मृत हुआ है, यानी कि रोग से ग्रस्त हुआ है, आप ये कह सकते हैं। दूसरी चीज क्या है यहां पे कि कोई भी रोग के जो रोगाणु हैं उनको पृथक करके संवर्धन माध्यम में कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब इन्होंने दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहा कि यदि कोई रोग जो है रोगाणु के द्वारा हो रहा है, तो यदि कोई भी रोगाणु है तो उसको पृथक करके संवर्धन माध्यम में उसको रख करके कृत्रिम रूप से उसको बढ़ाया जा सकता है। ये देखिए, इस रोगाणु की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है, इन्होंने ऐसा भी मत कहा। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि जब रोगाणु को स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह भी रोगी हो जाता है। मतलब यदि कोई रोगाणु से एक व्यक्ति खत्म हुआ है तो यदि उसी रोगाणु को आप किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर अप्लाई करते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो वो व्यक्ति भी मृत अवस्था में हो सकता है, यानी कि पीड़ित हो सकता है। तो तीसरा निष्कर्ष और महत्वपूर्ण निष्कर्ष उन्होंने यही निकाला कि जब रोगाणु को स्वस्थ जंतु के शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो वह जंतु भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। चौथा एक आखिरी पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि दूसरे रोगी जंतु से भी पहले ही जैसे रोगाणुओं को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब क्या है यहां पे कि यदि मान लीजिए कोई दो व्यक्ति यदि किसी एक ही रोग से खत्म हुए हैं तो उन दोनों के अंदर से रोगाणुओं को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां पे दोस्तों बीमारी या रोग क्या होती है, रोग या बीमारियों के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों के द्वारा बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, इसके अलावा रोगजनक या रोगाणु क्या होते हैं, यह उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके पहले हमने चैप्टर 6 की लगभग मोस्ट वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा दी है, और यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो कि समझ में नहीं आता है तो उसको हम बाद में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसकी वीडियो हम आपको बाद में बना करके प्रोवाइड करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।